आई होप मेरी आवाज़ सही आ रही है। आज हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे और बेसिकली जो है हम नेक्स्ट चैप्टर आपका करने वाले हैं, जो है क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाउस प्रॉपर्टी पीजीपी हो गया, तो कैपिटल गेन करना है और पेज नंबर आ रहा है 235। वैसे देख के लगता नहीं कि हमने करीब करीब 234 पेजेस को एक तरह से गो थ्रू कर लिया है, उनके टॉपिक्स को गो थ्रू कर लिया है, वो भी बहुत बड़ी बात है। कॉन्सेप्ट्स तो ऑलरेडी करे हुए हैं, बट क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में भी जानना 250 पेजेस को, 230 पेजेस को, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कैपिटल गेन आ गया, तो मेरे साथ आप पढ़िएगा, एक एक चीज़ हम ध्यान से डिस्कस करेंगे। कैपिटल गेन्स मालूम है क्या होता है? कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करने से अगर गेन निकलता है तो वो कैपिटल गेन होता है, और अगर लॉस निकलता है तो वो कैपिटल लॉस होता है। अब सवाल यह है कि ये कैपिटल एसेट क्या होते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सब कुछ होते हैं कुछ को छोड़ के, जैसे स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल मूवेबल आइटम्स जो महंगे नहीं होते, उन सब को छोड़कर बाकी सभी आपके कैपिटल एसेट्स होते हैं। एग्रीकल्चरल रूरल लैंड को छोड़ के बाकी जो एसेट्स होते हैं वो सब कैपिटल एसेट्स होते हैं। तो अगर वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो हम कैपिटल गेन निकालेंगे। अब सवाल ये आता है कि आपने उसको अपने पास कितने समय तक रखा। अगर उन एसेट्स को आपने कम समय के लिए अपने पास रखा तो बेचने पर जो गेन या लॉस आएगा उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोलेंगे। और अगर आपने उसे बेचने के बाद ज़्यादा समय तक अपने पास रखा तो बेचने पर गेन या लॉस आएगा, उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बोलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग एसेट्स के लिए टाइम पीरियड अलग अलग प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो वैसे तो 36 मंथ्स होता है सभी के लिए, पर कुछ के लिए 12 महीने या 24 महीने का पीरियड रखा गया है। जैसे अनलिस्टेड शेयर्स जो है, अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड हो या बिल्डिंग हो, उनके लिए 24 महीने का पीरियड है कि अगर आपके पास आया, आपने परचेज करा और 24 महीने अपने पास रख लिया तो उसके बाद वो एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा, और बेचने पर जो गेन या लॉस निकलेगा वो आप उसी प्रकार उसे ट्रीट करेंगे। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो ज़्यादा समय तक आप अपने पास रखते हैं उसमें कई बेनिफिट आपको दिए गए हैं, एग्जामिशन के बेनिफिट और बहुत सारे और बेनिफिट, इंडेक्सेशन का बेनिफिट, कि आप पुरानी वाली कॉस्ट को जो आपने 20 साल पहले खरीदा, 10 साल पहले खरीदा, उसे आप प्रेजेंट कॉस्ट पर ला सकते हैं, इन्फ्लेशन ऐड कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन ऐड करने से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे गेन कम आएगा। समझ रहे ना आप कुछ सामान बेचते हैं तो सेल में से क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट। यहाँ भी वैसे ही होता है, अगर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो गेन कम हो जाएगा। और कॉस्ट कैसे बढ़ेगी कि भाई जो 10 साल पहले खरीदा था उस टाइम कॉस्ट कम थी, अगर आज मैं बेच रहा हूँ तो आज के टाइम उसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए, इन्फ्लेशन ऐड करें तो उसे हम बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर आपने पहले कोई इम्प्रूवमेंट भी करवा के रखी है तो। और इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड कंपनी जो होती हैं, ये जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, जीरो कूपन बॉन्ड है, इनमें 12 महीने का पीरियड होता है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होती है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल एसेट, उस केस में आपका कैपिटल गेन निकलता है सेक्शन 247 क्लॉज है इसका, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 47 है। तो सिर्फ बेचना ही ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि अगर आप अपना राइट को त्यागते हैं वो भी ट्रांसफ़र होता है। गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर करती है, या आप स्टॉक इन ट्रेड को अपने बिजनेस के एसेट में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें भी जो है आपकी ट्रांसफ़र होती है। इवन जीरो कूपन बॉन्ड की मैच्योरिटी भी ट्रांसफ़र माना जाता है, और ट्रांसफ़र के केस में कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस निकलेगा। वही सारी बातें नीचे दे रखी है। हालांकि कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है, और ये भी टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप जो हैं अपना कोई घर वगैरह दे रहे हैं, गिफ्ट में दे रहे हैं, उन सब चीज़ों को ट्रांसफ़र नहीं माना गया है। अमेलगमेशन, डीमर्जर होता है तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने पर ट्रांसफ़र नहीं है, तो वो सब चीज़ें हमने करी हैं। कैलकुलेशन कैसे होती है आपको पता होना चाहिए, इसका मेथड है, और हर चैप्टर में अलग अलग मेथड गिवन है। तो भैया ऐसा है कि जो सेल कंसिडरेशन है उसमें से आप पहले खर्चे माइनस करते हैं, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र का मतलब जो ट्रांसफ़र करा उस पर जो डायरेक्टली खर्चा हुआ है, होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन ट्रांसफ़र, वही माइनस करेंगे। परचेज़ के टाइम जो खर्चा किया था वो माइनस नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा खर्चा होता है, ब्रोकरेज वगैरह लगती है, परचेज़ के टाइम नहीं, सेल के टाइम माइनस करेंगे। और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स माइनस नहीं करेंगे।
इसमें से आप कॉस्ट माइनस करेंगे जो आपने खरीदने के टाइम करी या उसमें कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करा इंप्रूव करने के लिए, और अगर लॉन्ग टर्म एसेट है तो उसे आप इंडेक्सेशन कर लेते हैं। उसके बाद आपका कैपिटल गेन आता है, जिसके बाद आप जो है कुछ एग्जेम्पशंस माइनस कर लेते हैं और टैक्सेबल कैपिटल गेन आता है। लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म। तो यही सब है। बस लॉन्ग टर्म में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है और आप पुरानी कॉस्ट को नई कॉस्ट पर लाते हैं इंडेक्सेशन करके। जैसे यूनिटरी मेथड होता है कि भैया 100 रुपये 10 साल पहले के आज 150 रुपये बन गए, तो जो मैंने 10 साल पहले खरीदा था 1 लाख का, वो आज 1.5 लाख बन जाएगा, तो उसे इंडेक्सेशन बोलते हैं। हमने वैसे सब कुछ डिस्कस करा है और ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है कि पहले का कितना आज का कितना बन गया। तो पहले के 100 आज के 289 बन गए, और 2021 का भी आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, उसे आप ट्राई ज़रूर करिएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या क्या होती है अलग अलग सिनेरियो में, वो भी गिवन था। एडवांस मनी अगर मिलती है, फोरफिट हो जाती है, तब क्या ट्रीटमेंट होता है, वो भी हमने किया है। कुछ केसेस हैं जो स्पेशल केसेस हैं, अगर सामान जल जाता है, ख़राब हो जाता है, इंश्योरेंस मिलता है, तो कैपिटल एसेट जलेगा तो कैपिटल गेन तो आएगा ही, और इंश्योरेंस रिसिप्ट को आप सेल कंसिडरेशन मानेंगे। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ गिवन है। आप एसेट को जो है स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं, तो पता है भैया स्टॉक इन ट्रेड को बेचने पर तो पीजीबीपी इनकम निकलती है। तो अगर आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बना दिया तो उसे हम ट्रांसफ़र मानते हैं। हालांकि जब स्टॉक इन ट्रेड बिकता है तब जो है आपको कैपिटल गेन की इनकम पर टैक्स देना होता है। गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर लेती है, तो ट्रांसफ़र तो हो गया, पर उस पर टैक्स कब देंगे, जब गवर्नमेंट आपको उसका पैसा देगी। और अगर आपको पैसा पसंद नहीं आया तो आप केस कर सकते हैं और फिर आपको इन्हेंस्ड कंपनसेशन भी मिल जाती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। आप कहेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस करवाने चाहिए, तो चलिए आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं। सुनील की जो है एक हाउस प्रॉपर्टी है जो कि 1995 में एक्वायर करी थी, बहुत पहले, 3 लाख रुपए की। ही इनकर्ड इम्प्रूवमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सच प्रॉपर्टी 70,000। 16 अगस्त 2000 में इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट करवाई होगी और 50,000 की इम्प्रूवमेंट और कराई 2010 में। इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू जो है वो 2001 में 4.5 लाख है। और ये मार्केट वैल्यू क्यों गिवन है, क्योंकि जो आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स गिवन है वो ईयर 2001 से गिवन है। अगर आपने उससे पहले का कुछ भी खरीदा है तो भी आप इंडेक्सेशन तो 2001 से ही कर सकते हो। तो इसीलिए एक ऑप्शन दिया गया है कि जो 2001 में मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी की, आप उसको भी कॉस्ट मान सकते हैं 2001 की, और फिर प्रेजेंट में बेचेंगे तो प्रेजेंट की कॉस्ट पर तो आप ला ही सकते हैं कि 2001 के 100 रुपये आज के कितने बन गए, तो वो तो आप कर ही सकते हैं। 2013 में ही प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया गया 11,50,000 में। तो ये जो है आपका आ गया सेल कंसिडरेशन। इसमें से आप माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी 4.5 लाख रुपये तो आपकी कॉस्ट है। 2001 में 100 रुपये थे, तो वो जब ट्रांसफ़र किया, ईयर ऑफ ट्रांसफ़र तक ही इंडेक्सेशन करते हैं हम, तब जो है ये 220 रुपये बन गए। तो 4.5 लाख कितने बनेंगे, 9,90,000। और जो 50,000 की आपने इम्प्रूवमेंट करी, ये देख रहे हैं आप 2010 में, वो भी आपने जब करी तो 167 थी कॉस्ट, और जब ट्रांसफ़र करा तब वो 220 हो गए। तो 50,000 कितने बन जाएंगे उस हिसाब से, 65,868। और ऐसे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। अब आप पूछेंगे सर ये 70,000 की भी तो इम्प्रूवमेंट करी है, पर दोस्तों कोई भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आपने 1/4/2001 से पहले करी है उसे इग्नोर करना होता है। क्यों? क्योंकि आपने 1/4/2001 में मार्केट वैल्यू तो ले ली ना, और मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी में सारी इंप्रूवमेंट वगैरह ऑलरेडी आ गई है। और ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे क्योंकि क्लासेस में सब डिस्कस किया है। बायबैक करते हैं सिक्योरिटीज़ का, पार्टीशन होता है पार्शियल, उसके बाद होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को देती है, सब्सिडरी होल्डिंग को देती है। अगर 100% सब्सिडरी है तो उसमें हम कैपिटल गेन नहीं निकालते हैं। कुछ आपने अगर कंडीशन ब्रीच करी है तो आपकी जो एग्जेम्पशन दी गई है उसे वापस लिया जा सकता है। अमैलगमेशन के केस में, डीमर्जर के केस में भी यही होता है। जीरो कूपन बॉन्ड भी हम कर चुके हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का भी हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, डीमर्ज रिजल्टिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, नॉन रेजिडेंट वाला जो सेक्शन है उसका फर्स्ट प्रोवाइजो है वो भी हम कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो हम स्लम सेल भी ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब लैंड और बिल्डिंग होती है तो उसमें स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है, अगर वो ज़्यादा है जिस पे स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट होती है, वो वैल्यू ज़्यादा है तो उसे हम कंसिडरेशन मानते हैं। और कितनी ज़्यादा है, 105% से भी ज़्यादा है तो हम मानते हैं। तो ये यहाँ पर दे रखा है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 6,25,000, ठीक है ना।
जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो आप ये देखेंगे कि भाई जो भी आपकी प्रॉपर्टी बेच रहे हो आप, अगर उसमें आप 5% और ऐड कर दो, क्योंकि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो आप कहेंगे ठीक है भाई मैं बेच रहा हूँ 6 लाख रुपए में, तो 5% ऐड करके बनेगा, 5% ऐड करके बनेगा 6,30,000। मैं कहता हूँ ठीक है 6,30,000 बनेगा और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 6,25,000 है, तो ठीक है, इतना तो चलता है, राइट। अगर मैं 5% ऐड करूँ 6 लाख में 6,30,000 होता है, बट अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू केस बी में 6.5 लाख है, तो मैं ये कहूँगा कि यार जब प्रॉपर्टी 6.5 लाख में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही है, तो आप कम में क्यों बेच रहे हैं? हम तो 6.5 लाख को ही सेल कंसिडरेशन मानेंगे। तो ये जो होता है फुल वैल्यू कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट होता है। हालांकि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वैल्यूएशन ऑफिसर के लिए रिक्वेस्ट करें और फिर वहाँ से जो आए उससे आप माने। अनकोटेड शेयर होता है, उनकी भी वैल्यूएशन होती है जो सीए फाइनल में ज़्यादातर दी हुई है। सेल्फ जनरेटेड एसेट्स होते हैं, उसमें आप कॉस्ट क्या लेंगे और बोनस शेयर्स में कॉस्ट क्या लेंगे, वैसे तो नील ही लेते हैं। बोनस स्ट्रिपिंग का कॉन्सेप्ट, राइट शेयर्स का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सब चीज़ें कर चुके हैं। और ये जो टैक्स लगता है उसकी रेट्स भी यहाँ पे गिवन है, तो आप इसको दोबारा से ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट तो हम कर ही रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स का भी मन नहीं है। अगर करना होगा तो हम कुछ सैम्पल पेपर निकाल लेंगे ना एंड में। सैम्पल पेपर में क्या होगा कि आप ही के मॉडल के क्वेश्चन होंगे और उसका टेस्ट डाल देंगे, जिसको टेस्ट के बाद उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो ये है आपके सारे के सारे कैपिटल गेन के कॉन्सेप्ट जो हमने किए थे। और उसके बाद जो है उसमें से आप कुछ डिडक्शन, या वैसे तो एग्जामिशन बोलते हैं इसको, तो आप ये माइनस कर सकते हैं। डिडक्शन बोलना चाहें बोल लें, बट ये चैप्टर की डिडक्शन है तो इनकम में से माइनस होगी। जैसे आप सैलरी के चैप्टर में डिडक्शन माइनस करते हैं उसके हिसाब से होगी। और दूसरे शब्दों में आप ये भी बोल सकते हैं कि एग्जेम्प्ट होएगा इतना पोर्शन जो आपने एक पर्टिकुलर जगह पे डाल दिया, जैसे घर बेच के घर में डाल दिया, समझ रहे हैं आप। तो ये सारी एग्जेम्पशंस भी हमने डिस्कस करी है, जिसे यहाँ डिडक्शन लिखा है, नाम अलग है, मतलब जो हमने बताया वही है। ये भी सारे हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। और वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफ़र कर सकते हैं, ये भी हम कर ही चुके हैं। इसके बाद कुछ जनरल इलस्ट्रेशंस यहाँ गिवन है, और एक इलस्ट्रेशन गिवन थी वैसे, चलो मैं आपको ये करवा देता हूँ। इलस्ट्रेशन 30, ये कहते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 जे एक्सचेंजेस हिज एग्रीकल्चर लैंड। 2002 में लिया था उसने, एग्रीकल्चर लैंड को एक्सचेंज कर लिया, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो थी 3 लाख रुपए की थी। कंप्यूट कैपिटल गेन एज्यूमिंग दैट बोथ द लैंड इज सिचुएटेड इन अर्बन एरिया। मतलब एग्रीकल्चर लैंड है बट अर्बन है, तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कैपिटल एसेट होगा। हुआ क्या, प्रीवियस ईयर में उन्होंने एक्सचेंज कर लिया लैंड। तो एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज भी ट्रांसफ़र होता है। तो ट्रांसफ़र होता है तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 3 लाख रुपए। तो जय ने विजय को दिया और विजय ने जय को दिया, तो दोनों के लिए 3-3 लाख रुपए हो गया। तो भैया जो भी आपने पहले खरीदा है उसको आप इंडेक्स कर देंगे। लॉन्ग टर्म हो गया तो इंडेक्सेशन कर देंगे, भैया 105 अब 289 बन गए हैं, तो 40,000 आज के 1,10,095 बन गए हैं। और वहीं विजय के लिए तो 90,000 ही रहेंगे, क्योंकि उसने जो घर लिया था, उसने जो लैंड लिया था वो 90,000 रुपीज़ का, वो 19 में लिया था, तो ये लॉन्ग टर्म नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म में ही जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, कॉस्ट बढ़ा देते हैं, गेन कम हो जाता है। ऐसे आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो बहुत ही आसानी से जो है इन्हें कर सकते हैं। तो लास्ट आपका हेड आ चुका है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर चारों हेड में इनकम नहीं आती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीवीपी, तो वो सारी इनकम जो है अदर सोर्सेज में जाती है। इसमें बहुत सारी इनकम भी आती है, केबीसी की इनकम, कैजुअल इनकम जो कभी कभी होती है, रेगुलर नहीं होती है, वो सारी इनकम जो है इसी में टैक्सेबल होती है। डिविडेंड की इनकम यही टैक्सेबल होती है। आपको अगर कोई गिफ्ट मिलता है 50,000 से ज़्यादा साल में, फैमिली पेंशन मिलती है, तो पेंशन होता है एम्प्लॉयर देता है, बट फैमिली को मिल रही है, एम्प्लॉय को नहीं मिल रही, तो इसलिए अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। तो वो सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस करी है। इवन गिफ्ट मिल रहे हैं तो प्रॉपर्टी में मिल रहा है तो क्या होगा, अगर मूवेबल आइटम मिल रहे हैं तो क्या होगा। और यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है मालूम, भाई जो आपके शेयर सिक्योरिटीज़ तो होती हैं, और जो कैपिटल गेन में हमने किया है ना महंगे वाले आइटम्स, वो सारे होते हैं। तो इसमें क्या टैक्सेबिलिटी होती है, 50,000 से ज़्यादा होगा, बेनिफिट आपको मिलेगा तो टैक्सेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। कैश बेनिफिट भी आता है, बट अगर आपको रिलेटिव वगैरह से कैश वगैरह मिलता है तो उसे हम टैक्सेबल नहीं करते हैं। समझा रहा हूँ, नहीं समझा रहा सर, समझा हम ऑलरेडी चुके हैं, चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, मैं तो सिर्फ गो थ्रू करा रहा हूँ कि हाँ भैया ये चीज़ें दे रखी है। अगर आपको इन लोगों से मिलता है गिफ्ट तो वो टैक्सेबल नहीं होता है, बाकियों से मिलता है तो टैक्सेबल होता है। आगे देखते हैं, शेयर प्रीमियम की बात करी गई है।
ये भी हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं अगर आपको ध्यान होगा तो, और इवन हमने ये चार्ट बनाकर डिस्कशन किया है। यहाँ वैल्यू चेंज कर दी तो इसको दोबारा से कराओ, इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है, बट हाँ दिखा रहा हूँ आपको कि ये हमने क्वेश्चन करा है और सेम एग्जाम्पल भी डिस्कस किया है। गवर्नमेंट जब कंपलसरी आपसे एक्वायर करती है कोई एसेट, कैपिटल एसेट, तो वहाँ पर कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है, कंपलसरी एक्विजिशन। पर जब आप उस पर केस करते हैं कि भाई ये कंपनसेशन ठीक नहीं है और कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट आपको इनहैंस्ड कंपनसेशन देता है, इनहैंस्ड कंपनसेशन, और उस इनहैंस्ड कंपनसेशन में कई बार इंटरेस्ट भी मिलता है। तो भैया कैपिटल एसेट पे ट्रांसफर पर जो कंपनसेशन मिल रही है वो तो आपका कैपिटल गेन ही है, पर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका अदर सोर्सेज है, और वो जो इंटरेस्ट होता है उसमें आप फ्लैट आप 50% की डिडक्शन माइनस कर सकते हैं, बाकी 50% आप टैक्सेबल करते हैं। इंटरेस्ट मिलता है सिक्योरिटीज़ पे, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अवॉइडेंस ऑफ टैक्स बाय सर्टेन ट्रांजेक्शंस, सेक्शन 94, ये हमने डिस्कस किया था। डिविडेंड स्ट्रिपिंग, बोनस स्ट्रिपिंग, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन, ये भी हमने डिस्कस किया, और ये आपके कोर्स में इतना आता नहीं, फिर भी हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी। हमने उसकी टैक्सेबिलिटी एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करी। डिविडेंड स्ट्रिपिंग, बोनस स्ट्रिपिंग, हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करे। इवन हमने डिविडेंड का जो कॉन्सेप्ट है डीम डिविडेंड, वो भी हमने डिस्कस किया, और उसमें भी कितना कितना टैक्सेबल होता है वो हमने जाना। ग्रॉस अप कैसे करते हैं वो भी हमने जाना। और फिर जनरल इलस्ट्रेशन आ गई है, जिसमें आप एक इलस्ट्रेशन तो करनी बनती है, तो इसे ज़रा देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आ रही है, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मिसेज एक्स। हाँ, तो आपको जो प्राइवेट ट्यूशन फीस मिली है वो आप सैलरीड पर तो है नहीं, आपने तो ऐसे ही कहीं पर पढ़ा दिया, और बिजनेस अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं पर कुछ हल्का फुल्का पढ़ाकर पैसे मिल गए तो अदर सोर्सेज में आप डाल सकते हैं। आपकी जो लॉटरी इनकम है और जो आपकी केबीसी की इनकम है वो भी आप यहाँ पर टैक्सेबल करेंगे। फैमिली पेंशन भी आप जो है टैक्सेबल करेंगे, जो डिडक्शन अलाउड है वो माइनस करेंगे। बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, डायरेक्टर की जो फीस है, देखिए अगर डायरेक्टर को सैलरी मिल रही है तो वो तो उसकी सैलरी इनकम हो गई, पर डायरेक्टर की जो फीस है वो उसकी अदर सोर्सेज की इनकम है। सिमिलरली अगर खाली लैंड से आप पैसा कमा रहे हैं, उसको किराए पर देकर पैसा कमा रहे हैं, तो उस केस में भी क्या होगा, वो अदर सोर्सेज होगा। बट अगर बिल्डिंग से रेंटल पे कमा रहे हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी होगा। आपको जो है एग्जामिनेशन कॉपी चेक करने के पैसे मिल जाते हैं, तो भैया अगर आप सैलरीड पर हैं और उसी में आप कर रहे हैं तब तो आपकी सैलरी इनकम होगी। आप कहीं पे जॉब करते हैं, आप कहीं पे टीचर हैं, पैसे मिलते हैं सैलरी के, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे तो ठीक है। बट अगर आप सीए की कॉपी चेक कर रहे हैं और आप आईसीए के एम्प्लॉय नहीं हैं, आप प्राइवेट बंदे हैं और कॉपी चेक करने के पैसे ले रहे हैं, तो वो आपका बिजनेस भी नहीं है। छोटा सा काम कर दिया, पैसे मिल गए, वो अदर सोर्सेज में आएगा। अच्छा देखो सीए लिखा है, इन्होंने भी सीए का एग्जाम्पल दिया है, भाई सीए में डाल देते भाई, इनकम टैक्स का रिफंड आएगा, वो तो इनकम होती नहीं है। जैसे इनकम टैक्स आपका एक्सपेंस नहीं होता, वैसे इनकम टैक्स का रिफंड आपकी इनकम नहीं होती, पर उस पर मिला हुआ इंटरेस्ट ज़रूर आपकी अदर सोर्सेज की इनकम होती है। कॉम्पोजिट रेंट अगर आपको मिलता है तो आपको पता है कि आप यहाँ डाल सकते हैं, एक्सपेंडिचर माइनस करके आप नेट टैक्सेबल कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है उसके बाद आप लेट आउट करते हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होने के लिए आपको ओनर होना ज़रूरी है, वो आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। समझ रहे हैं आप? तो आपने क्या किया, आपने किराए पर लिया और आगे किराए पर दिया, तो जो नेट गेन कमाया वो आप यहाँ डाल रहे हैं, नेट इनकम को यहाँ पर डाल रहे हैं। आपका बिजनेस नहीं है और एक बार ऐसा कर दिया आपने पार्ट टाइम में, तो उसे आप नेट इनकम यहाँ दिखा सकते हैं, और ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई है। जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, इनकम टैक्स का पोर्शन है, वो सब आप डिडक्शन में नहीं ले सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल भी इसका हो गया, और इसी के साथ आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मैं बहुत सारे जो है आपके छोटे छोटे चैप्टर्स कवर करूँगा, जैसे कि क्लबिंग के बाद जो है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करूँगा। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के बाद आपके डिडक्शन भी मैं आपको करवा दूंगा। डिडक्शन बहुत बड़ा है तो ये 3 चैप्टर में आपको करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद अगर आप इंडेक्स देखेंगे अपना, तो ये जो है डिडक्शन तक हो जाएगा, और इवन ये भी हम कर ही लेंगे, रेट्स वगैरह, रीबेट, रिलीफ, ये सब एक साथ ही कर लेंगे। तो पूरी यूनिट 4 पर जो है मैं एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद के जो यूनिट्स होंगे उसमें मैं ज़रा 2-3 सेशंस में इसे कराऊंगा, और आखिरी में जो है हम लास्ट सेक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, प्रैक्टिस योर स्टडी मटेरियल। जैसा मैं कहता हूँ, अपना स्टडी मटेरियल ज़रूर प्रैक्टिस करें।
रजिस्टर्ड स्टूडेंट से डाउट है तो मुझसे पूछें, आपका हक है और हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू वंस अगेन एंड बाय बाय।